बारिश में नाव पर बसा ससुराल। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। भीमा की पत्नी सरिता बारिश को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके साथ उसकी बूढ़ी सास और उसकी बेटी कंचन रहा करती थी और बारिश में कंचन के घर में काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाया करता था। भीमा मजदूरी किया करता था। शाम को जब वो काम से लौटा तो उसकी पत्नी उससे बोली, अजी आपको कोई चिंता है कि नहीं? बारिश शुरू होने वाली है और इस बार भी आपने घर की छत को रिपेयर नहीं करवाया। बारिश के शुरू होते ही हमारे घर की छत टपकनी शुरू हो जाती है, फिर मेरे साथ साथ माँ जी और कंचन भी परेशान हो जाते हैं। हाँ सरिता, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे थोड़ा ज्यादा काम मिले तो थोड़े पैसे बचाकर मैं छत की मरम्मत करवा लूं। ये बातें न जाने मैं कितने समय से सुन रही हूँ। जब गर्मी का समय था तभी आप कह रहे थे कि बारिश के आने से पहले अब घर की छत की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन अब बारिश का मौसम भी आने वाला है, लेकिन आपको अब तक घर नहीं दिखाई दे रहा। न जाने इस बरसात में हमारा क्या होगा। सरिता की बात सुनकर भीमा कुछ नहीं बोलता और अपना सिर झुकाए खड़ा रहता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। भीमा को तो ज्यादा काम मिला नहीं कि वो छत की मरम्मत करवा सके, लेकिन बारिश शुरू हो गई। आज बारिश का पहला दिन था और झमाझम बारिश हो रही थी। सरिता के घर के अंदर भी पानी टपक रहा था और अपने घर की छत को टपकता देख सरिता की सास ने अपनी बहू सरिता से कहा, सरिता बहू, जल्दी जल्दी बर्तन ले आ, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ बर्तन रख देते हैं, नहीं तो पूरा घर ही गीला हो जाएगा। हाँ माँ, और अगर घर गीला हुआ या घर में पानी आया तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? बेटा तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। सरिता जल्दी से बर्तन ले आई और टपकने वाली जगह पर उसने बर्तन लगाया। अब इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। बर्तन भरते ही सरिता बाहर पानी फेंक देती और फिर से वो बर्तन वहाँ रख देती जहाँ से पानी टपक रहा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो जाती है। शाम को अब सरिता खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती, लेकिन जब वो चूल्हे की हालत देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सरिता ने खुद से ये कहा ही था कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और सास को देखकर सरिता कहती है, देख रही है माँ जी, पूरा चूल्हा और सारी की सारी लकड़ियाँ गीली पड़ी हैं, अब भला मैं खाना कैसे बनाऊं? हाँ बेटा, ये बारिश तो हम गरीबों के लिए और भी परेशानियां लेकर आती है। ऐसा कर कि जैसे तैसे लकड़ी जलाकर थोड़ी खिचड़ी बना ले, आज वही खाकर काम चला लेंगे। अब सरिता ने जैसे तैसे गीली लकड़ियों को जलाया, लेकिन लकड़ियों को जलाते हुए उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने खिचड़ी बना ली और अपने परिवार वालों को खिलाई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका था। सरिता लगातार होने वाली बारिश और घर के गीले होने से परेशान थी, लेकिन आज जैसे ही सरिता सोकर उठी तो देखा कि घर में पानी भरा है। वो जल्दी से भीमा को जगाकर कहती है, अजी सुनिए, उठिए ना, देखिए हमारे घर में कितना पानी भर गया है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं गए तो आफत आ जाएगी। भीमा चौंक कर उठा। उसने देखा कि घर में अच्छा खासा पानी भर गया है, जिसे देखकर भीमा बोला, सरिता लगता है बारिश बहुत जम के हुई है, तो ऐसा कर कि माँ और कंचन को लेकर यहीं पलंग पर बैठ, तब तक मैं पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अब सरिता सामने के कमरे से अपनी सास को भी जगाकर पलंग पर ले आई और भीमा पानी को घर से बाहर फेंकने लगा और वो लोग बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगे। लेकिन बारिश कम होने की बजाय और बढ़ गई। अब तो कंचन की भी नींद खुल गई। अब पानी पलंग के ऊपर भी आने लगा था। कंचन घर में भर रहे पानी को देखकर बोली, माँ, घर में तो पानी भरता ही जा रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे? कंचन की बात सुनकर भीमा बोला, सरिता, माँ और कंचन को लेकर बाहर निकलो, अब हम इस घर में और नहीं रह सकते। भीमा और उसका परिवार जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब तक पड़ोस में रह रहे भीमा का छोटा भाई रोहित भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा और बोला, भीमा भैया, क्या आप भी बाहर इसीलिए आए हैं क्योंकि आपके घर में भी पानी भर गया है, मेरे घर की तरह? हाँ रोहित, तू सही कह रहा है, घर में बहुत पानी भर गया है, हमारा घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, अगर हम घर में रहेंगे तो काफी दिक्कतें होंगी। लेकिन भीमा भैया, इस तरह हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई तो व्यवस्था बनानी होगी अपने रहने की। देखिए हमारे बच्चे, पत्नी और माँ किस तरह से बरसात में भीग रहे हैं, हम इन्हें यूं इस तरह बारिश में भीगने नहीं दे सकते। भीमा और रोहित आपस में बात कर रहे थे, तभी रोहित की पत्नी कविता को एक बरगद का पेड़ नजर आया और उसे देखकर कविता ने कहा, सही कहा भैया आपने, हम यूं ही इस तरह बारिश में भीग नहीं सकते, हमें अपना सर बचाने के लिए कोई न कोई जगह तो ढूंढनी होगी। देखिए वहाँ बरगद का पेड़ है, हमें वहाँ जाना चाहिए,
थोड़ी देर ही सही हम बरसात से बचेंगे। कविता की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए अब सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे चले जाते। अब थोड़ी देर तो सब चुप रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद भीमा रोहित से कहता है, रोहित मेरे साथ चल। हम ऐसा करते हैं कि कुछ लकड़ियां और बांस इकट्ठा करके लाते हैं और उनसे एक बड़ी सी नाव बना लेते हैं। फिर उस नाव में हम तब तक रहेंगे जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती। लेकिन पिताजी, आप लोग उस नाव को बनाएंगे कैसे? बाहर बारिश हो रही है। अगर आप लोग नॉर्मल नाव बना रहे हैं तो भी बारिश में वो नाव डूब जाएगी। कंचन की बात गौर करने वाली थी, इसलिए रोहित और भीमा अपना दिमाग दौड़ाते हैं। तभी रोहित को एक आइडिया आता है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम छोटी सी नाव की जगह एक बड़ी सी नाव बनाएं जिसमें छत भी होगी। वैसे भी मैं कारपेंटर का काम करता हूँ और मेरे लिए नाव या और भी चीजें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इस तरह अब रोहित अपने भाई के साथ पास ही के जंगल से कुछ बांस और लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं। तो वहीं भीमा भी अपने भाई की मदद करवाता है। ये देखकर दोनों की पत्नियां कहती है, अजी हम लोग भी आपकी मदद करते हैं। नहीं नहीं सरिता, बारिश बहुत तेज है, अगर तुम बीमार पड़ गई तो। भैया, आप लोग भी तो अपने परिवार वालों के लिए इतना कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों की मदद करवा देती हूँ। अरे सिर्फ तू ही क्यों, नाव बनाना कोई आसान काम थोड़ी न है, इसमें सभी की मदद चाहिए बेटा। हम जानते हैं कि तुम दोनों बहुत मेहनती हो, लेकिन रहने के लिए नाव बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए अब हमें अपनी मदद करने दो। और इस तरह सभी मिलकर एक बड़ी सी नाव बनाते हैं। अब भीमा कहता है, भाई नाव तो बनकर तैयार हो गई है, चलो अब हम अपने घर के अंदर चलते हैं और इस नाव में जरूरत का सामान रखकर इसी पर रहते हैं तब तक जब तक ये बरसात बंद नहीं हो जाती और हमारा घर ठीक नहीं हो जाता। अब सब लोग आओ और इस नाव में बैठ जाओ। अब सभी लोग उस नाव में बैठ जाते हैं। पूरा परिवार नाव में सवार था और तभी भीमा बोला, रोहित एक बांस यहाँ पर भी गाड़नी होगी जिससे हम नाव को बांध सकें ताकि ये यहीं टिकी रहे। रोहित ने नाव को उससे बांध दिया। अब भीमा की पत्नी और रोहित की पत्नी दोनों ने मिलकर जरूरत का सारा सामान उस नाव में रख लिया और खाना बनाने लगी। तब सरिता की सास बोली, बस बहू जल्दी से खाना बना ले और हम सबको खिला दे, क्योंकि सभी को बहुत भूख लग रही है। आज सभी ने खूब मेहनत करी है, इसलिए सब खाना भी खूब खाएंगे। जी माँ जी, बस मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। सरिता और कविता ने खाना बनाया और सभी ने मजे ले लेकर नाव के अंदर खाना खाया। फिर सभी लोग उस नाव पर सो गए। अगले दिन जब भीमा अपने घर के बाहर आया तो देखा कि उसकी ही तरह सभी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और सभी लोग बारिश की वजह से बहुत परेशान हो गए। भीमा अपने घर के अंदर आया और अपने परिवार से बोला, हमारी तरह गांव के सभी लोगों का बहुत बुरा हाल है, क्यों ना हम उन सभी लोगों की मदद करें। वो तो ठीक है भैया, लेकिन हम उनकी मदद भला कैसे करेंगे? देवर जी, सीधी सी बात है, सभी के घर में खाने पीने के लिए ना सब्जियां होंगी, ना अनाज और ना ही पीने का पानी। हम अपनी नाव से गांव वालों के लिए गांव के दूसरे छोर से पीने का पानी, सब्जियां, अनाज और जरूरत की चीजें लाकर दे सकते हैं। हाँ भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अब भीमा और उसका परिवार अपनी नाव लेकर निकलते हैं और सभी गांव वालों की मदद करते हैं। इस तरह भीमा ने बारिश की परेशानियों से न केवल खुद को बचाया बल्कि गांव वालों की भी मदद की। सूरजपुर नाम के गांव में भारत सिंह और उसका परिवार रहता था। भारत सिंह की गांव में किराने की दुकान थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी सुरभि और छोटी बेटी अंशिका थी। सुरभि जितनी गुणी और समझदार थी, छोटी बेटी उतनी ही दिखने में सुंदर लेकिन स्वभाव से घमंडी थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था, जिस कारण आंशिक की अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक रोज बड़ी बहन सुरभि के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आता है। बड़े भले लोग हैं सुमित्रा, लड़का भी शरीफ है, कोई बुरी लत नहीं है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है। मैं तो कहता हूँ अपनी सुरभि के लिए बढ़िया रहेगा। कुछ दिन बाद सुरभि की शादी राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। राजीव का नदी के किनारे एक कच्चा सा घर था। ऐसे ही कुछ समय बीता। अंशिका दिखने में सुंदर थी, इसलिए उसके लिए एक बड़े घर से अभिनव का रिश्ता आता है। अभिनव का एक बड़ा सा आलीशान 2 मंजिला घर उसी नदी के किनारे दूसरे किनारे पर बना हुआ था, जहाँ हर सुख सुविधा की चीज थी। लड़के वाले बड़े अमीर घर से हैं। वो तो अपनी अंशिका दिखने में सुंदर है, इसलिए इसकी किस्मत जाग गई। अभिनव का खुद का लकड़ी का व्यापार था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती थी। कुछ दिनों में उनकी शादी हो जाती है और छोटी बहन अब उसे बड़े से आलीशान घर में ब्याह कर आ जाती है। शादी के अगले दिन वो अपनी बालकनी में खड़े होकर कॉफी का मग हाथ में लिए नदी का नजारा देखती है। अरे वाह, क्या व्यू है इस नदी का। लेकिन ये क्या, इस नदी की दूसरी ओर ये गरीबों की बस्तियां कितनी गंदी लग रही हैं। इस गंदगी ने तो पूरे व्यू का नाश मार दिया है।
वैसे भूलो मत, तुम्हारी बड़ी बहन का घर भी वहीं है। कैसी बड़ी बहन है, मैं गरीबों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। अंशिका में पहले ही घमंड भरा हुआ था, लेकिन अमीर घर में शादी होने के बाद तो उसमें और भी ज्यादा घमंड आ जाता है। फिर एक रोज, अभिनव मुझे शॉपिंग के लिए शहर जाना है, तुम ऐसा करो अपनी स्टीमर बोट में मुझे नदी के उस ओर ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी स्टीमर बोट निकालता हूँ, तुम रेडी होकर आ जाओ। अब वो जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब राजीव अपनी लकड़ी की बनी बोट से चप्पू चलाकर काम पर जा रहा होता है। दरअसल उन सभी को वो नदी पार करके ही दूसरी ओर जाना होता था, तभी वो कहीं और जा पाते थे। अपनी स्टीमर बोट में बैठी अंशिका अभिनव से कहती है, अभिनव यहाँ देखो, मुझे सेल्फी लेनी है तुम्हारे साथ। वो क्या है ना, मुझे सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, आखिर लोगों को भी तो पता चले कि नदी किनारे हमारा कितना आलीशान घर है और हमारे पास ये स्टीम बोट भी है। तभी अंशिका की नजर राजीव पर जाती है, जो अपनी नाव लेकर जा रहा था। अरे जरा संभल कर राजीव जीजा जी, कहीं ऐसा ना हो ये चप्पू चलाते चलाते आपके हाथ ही घिस जाए। दूसरी तरफ नदी किनारे कपड़े धो रही सुरभि ये सब देख सुन रही थी। उसे बुरा लगता है कि कैसे उसकी छोटी बहन उसके पति की गरीबी का मजाक उड़ा रही है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद अंशिका प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात सुरभि को पता चलती है तो वो नदी के इस पार बोट में बैठकर उसको मुबारकबाद देने उसके घर आती है। बधाई हो बहन, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी बधाइयों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, अपनी ये गंदी चप्पलें और बदबूदार कपड़े लेकर मेरे घर मत आया करो, अब मुझे फिर से पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। अब जाओ यहाँ से। अंशिका उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। इतना घमंड भी अच्छा नहीं अंशिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। ये कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। अंशिका के मन में अब सुरभि के लिए और भी गुस्सा पनप जाता है। फिर अगले दिन, धन्नो इधर आ, चल आजा आजा, मैं तुझे नहला देती हूँ, तुझे गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ हाँ सुरभि बहन, आज तो हम भी अपनी भैंसवा को बड़ी देर तक नहलाएंगे, इतनी गर्मी जो है। अपनी बालकनी में खड़ी अंशिका अपने पति से कहती है, छी, इन गरीबों को देखो, इस नदी का क्या हाल कर डाला अभिनव। इसी में ही अपनी गाय भैंसे नहलाते हैं, और वो देखो, वो उस गरीब इंसान ने कैसे गंदा कूड़ा नदी में फेंक दिया। इन गरीबों ने इस नदी का सारा व्यू ही खराब कर डाला है, और इसीलिए अब नदी से बदबू भी आने लगी है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं कल ही सरकारी कर्मचारियों से कहकर ये झोपड़ी और ये गंदगी यहाँ से हटवा देता हूँ। अगले दिन अभिनव कुछ सरकारी कर्मचारियों को बुलवाता है। देखिए यही लोग कितनी गंदगी फैला कर रखते हैं, आप इनके घर को हटा दीजिए, कम से कम फिर गंदगी तो नहीं होगी। वो सुरभि और कुछ गरीब लोगों के घर तोड़ कर चले जाते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे जी? तुम चिंता मत करो सुरभि, आज रात हम यही इस नाव पर रहेंगे और सुबह होते ही अपनी एक झोपड़ी डाल लेंगे। ये कहकर राजीव सुरभि के साथ उस बोट में सारी रात बैठा रहा। अमीर बहन अपने घर से ये सब देखकर खुश होती रही। अगले दिन सुबह ही उन दोनों ने मिलकर एक झोपड़ी उस जगह बना ली और अब जैसे तैसे उसमें रहने लगे। अब पता चला कौन पछता रहा है। अंशिका अपनी बहन को सबक सिखाकर बड़ी खुश थी। ऐसे ही समय बीता और अब अंशिका को 9वां महीना लग गया। अंशिका, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, तो हमें उनकी बेटी की शादी में जाना होगा। तुम तो जानते हो ना अभिनव, अभी मैं इस हालत में नहीं जा सकती, तुम माँ जी के साथ चले जाओ। ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर अभिनव अपनी माँ के साथ अपनी स्टीम बोट लेकर निकल जाता है। अंशिका घर में ही रहती है। शाम को वो कमरे की बालकनी में खड़ी होकर नदी के उस पार अपनी बहन की झोपड़ी को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन तभी अचानक से उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो बालकनी में गिर जाती है। सुरभि उसे गिरते हुए देख लेती है। दीदी, सुरभि दीदी, राजीव जी, लगता है उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। उसके घर पर भी कोई नहीं है, हमें जल्दी से उसे नाव से अस्पताल लेकर जाना होगा। सुरभि और राजीव जल्दी से बोट लेकर उस ओर जाते हैं और अंशिका को नाव में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी। मैं इसकी बहन हूँ, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। सुरभि उसे अपना खून दे देती है, जिससे अंशिका का ऑपरेशन हो जाता है और दोनों जच्चा बच्चा सही सलामत होते हैं। ये सब देखकर वो सब बड़े खुश होते हैं। 3 दिन बाद अंशिका बच्चे को लेकर घर आ जाती है। अब अंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही अब अभिनव और अंशिका उन्हें एक बड़ा पक्का घर बनवाकर तोहफे के रूप में देते हैं, जिसमें सुरभि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी चलो ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है तो तुम दोनों खा लो ना जाकर। नहीं, भूख तो लगी है, पर आपके साथ ही खाना खाएंगे हम। अच्छा,
बस 2 मिनट रुको, फिर ये वाली क्यारी की गुड़ाई कर दूं, फिर आता हूँ। हैं? ठीक है बाबा, जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। काव्या की बात सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और अपना काम खत्म करने में लग गया। ये कहानी हरिया की इन्हीं 2 बेटियों की है जिनके नाम थे काव्या और कीर्ति। दोनों बहनें अपने बाबा हरिया और माँ गीता के साथ गांव में रहती थी, जहां उनके घर के ठीक सामने उनका बड़ा सा खेत था और खेत के बगल में एक बड़ा सा तालाब भी था। फिर उस दिन घर जाते हुए, बाबा ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, कई साल लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए हरिया और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। हरिया की पत्नी गीता ने उन सबके लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते हुए, बाबा आगे बताओ ना फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो? हाँ बाबा बताओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वो, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। सूखे खेत में बाबा? हाँ, सूखे खेत में। फिर वो फावड़ा चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वो अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया, यानी वो तालाब बन गया। फिर उसमें से पानी निकला बाबा? ऐसे थोड़े ही निकल आता है पानी। फिर उन्होंने इंतजार किया। जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है, जो अगले साल की बारिश तक सबके काम आने वाला था। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हारे दादाजी नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ यह तालाब और उनकी सीख की मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए, ये आज भी हमारे साथ है बेटा। हाँ सही कहा आपने बाबा। ओहो, अब कहानी पूरी हो गई हो तो खाना भी खा लो, सारा खाना ठंडा होने को आया है। बाबा माँ तो बहुत गुस्से में लग रही है। कोई बात नहीं, मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। अब जल्दी से खा लो, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। हाँ। काव्य और हरिया फुसफुसाते हुए हंसने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखा पड़ा। परिवार के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। हरिया को एक बीमारी ने जकड़ लिया। गर्मी और बीमारी की वजह से हरिया और तालाब दोनों ही सूखते जा रहे थे। हरिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और फिर, माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, उनका अच्छा इलाज कराएंगे। पर इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ, मैं अभी जाकर साहूकार से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है कीर्ति, बेटा जरा ध्यान से। कीर्ति गांव के साहूकार के पास पहुंची और उसे अपने घर की सारी दशा बताई। ओहो, हरिया अच्छा आदमी है, इसीलिए तुम्हें कर्जा दे देता हूँ, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखोगी? बताओ। हमारे पास ले देकर एक तालाब ही है भान सिंह जी। अरे उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूंगा भाई? उसके बदले तो कोई ढेला भी ना दे। एक काम करो, तुम मुझे अपने खेत के कागज दे दो और 2 लाख रुपए ले लो, ठीक है? कीर्ति अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ले देकर उनकी कमाई का एक वही जरिया था। लेकिन उसे न चाहते हुए भी भान सिंह को अपने खेत के कागज देने पड़े और उसने साहूकार से 2 लाख रुपए ले लिए। माँ तुम चिंता मत करो, देखना बाबा का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि हरिया की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। अब गीता और दोनों बहनें चिंता में आ गई। उन्हें फिक्र सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी, कीर्ति तू एक काम कर, तू काव्या को लेकर गांव जा। वहां छोटे वाले कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं, जल्दी से वो सब लेकर आ जा। पर माँ उनसे क्या होगा, हमें पूरे 2 लाख रुपए और चाहिए।
अरे कुछ तो होगा, बाकी का भी देख लेंगे। गीता की बात मानकर दोनों बहनें वापस गांव चली आईं और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली बार था जब उन्होंने उस संदूक को खोला था। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले ढेर सारी धूल निकली। फिर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली थी जिसमें गीता के कुछ गहने रखे थे। हे भगवान, मेरी माँ की शादी की निशानी भी अब हमें बेचनी पड़ रही है। हमारी मदद करो भगवान। कीर्ति की आंखों में आंसू थे। तभी काव्या की नजर संदूक की तली पर पड़ी जो कुछ उठी हुई सी थी। उसने वहां से लकड़ी का वो हिस्सा हटाया तो वहां उसे एक छोटी सी डिबिया नजर आई। दीदी, ये क्या है और इसे इतना छुपा कर क्यों रखा है? पता नहीं, रुक मैं इसे खोलकर देखती हूँ। जैसे कीर्ति ने वो डिबिया खोली उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक चिट्ठी थी। कीर्ति ने वो चिट्ठी खोली जो असल में उसके दादा ने अपने बेटे हरिया के लिए लिखी थी। कीर्ति ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे हरिया, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब मेरी उम्र हो चली है और ये बीमारी मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आगे तेरी संतानों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक राज छिपा कर रखा मैंने तुझसे, ताकि तू या तेरी संतानें सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तालाब की खुदाई करते वक्त मुझे कुछ मिला था। ये चाबी तेरी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। बस याद रखना कि ये चाबी असल में मेरे दिल की है। दीदी, क्या दादाजी ने पैसे या गहने छुपा कर रखे होंगे कहीं? हाँ काव्या, लगता तो ऐसा ही है। तू सोचना, जरूर दादाजी के पास कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो खुद का इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो हमारे बाबा और हमारे लिए छोड़ दिया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? कैसे पता चलता? कितना छुपा कर तो रखी थी ये डिबिया दादाजी ने। वो तो पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ गई इस पर। लेकिन दीदी, ये चिट्ठी के आखिर में किस तरह की पहेली है? अब हम दादाजी का दिल निकाल कर कहाँ से लाएं? बुद्धू वो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चाबी मेरे दिल की है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के सबसे करीब थी। उनके दिल के सबसे करीब तो बाबा हैं, पर बाबा में चाबी थोड़ी ही लगेगी। कुछ और सोच। हाँ दीदी, उनके दिल के करीब वो तालाब ही है जो उन्होंने बहुत मेहनत से खुद ही खोदा था। शाबाश, सही कहा। पर इतने बड़े तालाब में हम ये चाबी कहाँ लगाएंगे? किस जगह? सोच कीर्ति, सोच। दीदी, चाबी तो किसी ताले में ही लगेगी और ताला जरूर किसी चीज की तो सुरक्षा कर रहा होगा। हाँ, जैसे कोई पुराना संदूक, लेकिन वो संदूक पूरे तालाब में कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? और पूरा तालाब खोदने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, और डॉक्टर ने जल्दी पैसे मंगवाए हैं। क्या करे दीदी? मिल गया, मान गई। दादाजी तो बहुत ही समझदार थे। मतलब उन्होंने एक ही पहेली में दो उत्तर दिए हैं। उनके दिल की चाबी मतलब तालाब, और दिल कहाँ होता है? शरीर के बीचों बीच। तो हम तालाब के बीचों बीच खुदाई करेंगे, वो भी रात को। वाह दीदी, क्या दिमाग पाया आपने। वैसे दीदी, एक बात तो माननी पड़ेगी, दादाजी बहुत समझदार थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत समझदार होंगी, तभी तो उन्होंने इतनी मुश्किल पहेली रखी थी। काव्या की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और फिर रात में उन दोनों ने तालाब के बीचों बीच खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से वाकई एक संदूक मिला। और फिर जब उसे खोला गया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। दीदी, क्या ये सोने के सिक्के हैं? हाँ काव्या, दादाजी ने सही कहा था कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दादाजी भले ही चले गए, लेकिन वो जाते जाते हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर गए। अगले दिन कीर्ति ने उनमें से कुछ सिक्कों को सुनार को बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने हरिया का पूरा इलाज कराया और साहूकार का भी कर्जा उतार दिया। फिर एक दिन घर में, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कीर्ति ने हरिया को उसके पिताजी की चिट्ठी पकड़ा दी और काव्या ने उसे सारी कहानी बताई। बेटा, बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? माँ, उन्हें बेचकर हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे, जिसमें प्यारी प्यारी मछलियां होंगी, और बगल में बगीचा बनाकर लोगों के बैठने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साफ पानी के लिए प्याऊ भी लगाएंगे, ताकि हर बार जब भी कोई यहाँ आए तालाब के किनारे बैठकर ठंडा और मीठा पानी पिए और दादाजी के दिल को सुकून मिले।